हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस का। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज मैं क्यों डिस्कस करूंगा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अब तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे जनरली जो कॉज इफेक्ट से रिलेटेड थे, उसमें हमने ये देखा था कि पर्टिकुलर कॉज इफेक्ट आता तब है जब कोई एक कंडीशन मेट होती है, और वो कंडीशन या तो वो नेसेसरी कंडीशन भी हो सकती है और सफिशिएंट कंडीशन भी हो सकती है। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है किसी इफेक्ट को होने के लिए, क्या कैसे हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन एक सफिशिएंट कंडीशन है किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के होने के लिए। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स बहुत ही तगड़ी रीजनिंग प्रोवाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कहीं मुझे अगर धुआं दिखता है, तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि कहीं आग लगी है, क्योंकि धुएं का होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ या एविडेंस है कि कहीं आग लगी है। तो ये कॉसल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम समझ रहे हैं। पर वो क्या कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर हम ये पर्टिकुलर रीजनिंग को देखते हैं, समझते हैं। आज हम देखेंगे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और हम उनके रिलेशनशिप्स को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहली स्लाइड देखते हैं कि क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन वो एक नेसेसरी कंडीशन है किसी इफेक्ट के होने के लिए, या वो एक सफिशिएंट कंडीशन है किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के होने के लिए। ठीक है, जनरली कॉसल रीजनिंग में चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं, ये तो हमें पता ही है, और वो मैंने यहाँ लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने सीधा लिखा है कि थिंग्स डू नॉट जस्ट हैपन। ठीक है, चीज़ें अपने आप कभी भी नहीं होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस होंगी जिस दौरान हम देखेंगे, नेचर में भी हम अपने पर्टिकुलर अगर एनवायरनमेंट को भी हम देखें, तो चीज़ें तभी होती हैं जब कोई कंडीशन मेट होती है। जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अगर कहीं आग लगी है सपोज करो, तो हमें पता है कि आग लगने के लिए बहुत सारी कंडीशंस का होना ज़रूरी है। जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन होनी चाहिए, जैसे कि एक ऑप्टिमम पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, जब वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ में आग लग सकती है। तो जब ये कंडीशंस मीट आउट होती हैं तभी वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है। ये हमारी कौशल रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गोल है एक तरीके का। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से एक रिलेशनशिप बनता है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस के बीच में, और कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, कैसे हम दोनों के बीच के डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कई जगह पे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे सवाल जहाँ पर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ क्लियरली पूछ लिया जाता है आपसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। कभी कभी क्या लगता है, दोनों ही कंडीशंस मीट आउट होती हुई दिखती हैं आपको, पर्टिकुलर कंडीशन नेसेसरी भी दिखती है और सफिशिएंट भी लगती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई भी आपको नेसेसरी या सफिशिएंट ना दिखे। चलिए देखिए क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कि अभी आप बस ये प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा वो मेथड जिससे आप ये पहचान सकें कि नेसेसरी कंडीशन कैसे पहचानी जाती है और सफिशिएंट कंडीशन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे इन्हें हम पहचानेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है, अ कंडीशन कैन बी आइदर नेसेसरी और सफिशिएंट विदाउट बीइंग द अदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन या तो वो नेसेसरी भी हो सकती है या सफिशिएंट हो सकती है, या एक दूसरे के कुछ भी नहीं हो सकती, यानी नाइदर, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं भी हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर कंडीशन वो नेसेसरी भी ना हो और सफिशिएंट भी ना हो। अभी आप बस इसे समझ लीजिए, और जब सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स आप देखोगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैंने यहाँ लिखा है, बीइंग अ मैमल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू बीइंग ह्यूमंस। ये तो हमें पता है, अगर आप एक मैमल हैं, ठीक है, तो ये तो नेसेसरी बात हुई कि आप ह्यूमन हैं, बट क्या ये सफिशिएंट इनफ है कि आप ये चीज़ को प्रूव कर सकें कि आप ह्यूमन हैं? जी नहीं, आप कुछ और भी हो सकते हैं। और एक काऊ भी एक मैमल होती है, जिराफ भी एक मैमल होता है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन के लिए बात हम करें तो आपके लिए एक मैमल होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तभी आप ह्यूमन हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियरली समझ में आती है आपको यहाँ पर इट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू से दैट बीइंग अ मैमल दैट यू विल बी अ ह्यूमन। ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप काऊ भी हो सकते हैं, अगर आप मैमल हैं तो आप जिराफ भी हो सकते हैं। तो आपको ह्यूमन होने के लिए मैमल होना तो बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंडीशन नेसेसरी भी हो सकती है, सफिशिएंट भी हो सकती है, और हो सकता है वो कुछ भी ना हो। ये भी हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे आने वाले समय में।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है अ कंडीशन कैन बी बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन नेसेसरी हो और साथ ही साथ सफिशिएंट भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है फॉर अ नंबर टू बी इवन इट शुड हैव अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी डिविजिबल बाय 2। यानी कि अगर कोई नंबर इवन है तो अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो वो कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों होगी। क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है आपके पास? जी नहीं, हमें पता है अगर 2 से वो डिविजिबल हो गया यानी कि इट इज जस्ट सफिशिएंट इट टू बी इवन। लाइक कोई भी इवन आप नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 ले लेता हूं, तो हमें पता है कि अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया तो वो एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं हुआ यानी कि वो इवन नहीं होगा, और वो अपने आप में एक सफिशिएंट कंडीशन भी है। ठीक है, अभी आप बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि एक कंडीशन नेसेसरी भी हो सकती है और सफिशिएंट भी हो सकती है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते। बट मोटा मोटी अभी अपने माइंड में हमें ये समझना होगा कि एक कंडीशन दोनों ही हो सकती है, नेसेसरी भी हो सकती है और सफिशिएंट भी हो सकती है। समझ लीजिए कि ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंडीशन सिर्फ नेसेसरी हो या अपने आप में सफिशिएंट हो, या हो सकता है वो कोई भी ना हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों ही हो। ठीक है, ये हम कंडीशंस देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और 2 और प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। ठीक है, जब आप कंजंक्शन करेंगे नेसेसरी कंडीशंस का, बहुत सारी अगर नेसेसरी कंडीशंस को हम जोड़ेंगे तो हमें एक सफिशिएंट कंडीशन मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया था आग लगने वाले इंसिडेंट को, वहाँ पर कुछ नेसेसरी कंडीशंस चाहिए होती हैं आग लगने के लिए, जैसे ऑक्सीजन का होना बिल्कुल ही लाजमी है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर एक कंबस्टिबल टेम्परेचर होना चाहिए। जब तक हम उस कंबस्टिबल टेम्परेचर पर नहीं पहुँचेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर नहीं पहुँचेंगे, तब तक वहाँ आग नहीं लगेगी, ये हमें पता है। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोई सामान हो जिसमें आग लगनी हो, तो उस पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर उसका कंबशन होता है और प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस मीट आउट होंगी तब एक सफिशिएंट कंडीशन बनेगी कि वहाँ पर आग लग सके। आई होप आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं। बहुत सारे नेसेसरी कंडीशंस का जो कंजंक्शन होगा, जब वो मिलेगा तब एक सफिशिएंट कंडीशन बनेगी। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है और वो ये कहता है कि डिसजंक्शन ऑफ सफिशिएंट कंडीशंस में अचीव नेसेसिटी। यानी कि बहुत सारी सफिशिएंट कंडीशंस अगर हमें और शब्द से मिलाए जाएं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल इट इज रेनिंग और देयर इज फ्लड इन द कैनाल बिसाइड द स्ट्रीट विच इज मेकिंग द स्ट्रीट वेट। यानी हमारा जो स्ट्रीट है या रोड है वो गीला तभी होगा या तो वहाँ बारिश हो रही हो, या वहाँ का जो पास में कनाल होगा उसमें अगर फ्लड आ जाएगा तो भी मेरा जो रास्ता है वो गीला हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस थी, सफिशिएंट कंडीशंस थी, जो कि इतनी इनफ थी अपने आप में ही कि वो प्रूव कर सकती थी कि आज जो हमारा रास्ता है वो गीला है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन थी इट इज रेनिंग, और फिर हमने उसको किस तरीके से जोड़ा है, और शब्द का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं एक तरीके का डिसजंक्शन वाला इंडिकेटर है यहाँ पर ये। और दूसरा हमने जो कंडीशन बताया कि दैट शुड बी दैट वहाँ पर फ्लड आया होगा, जो कैनाल है पास में उसके अंदर पानी इतना ज़्यादा हो गया होगा कि वो हमारे जो रास्ते को गीला कर रहा होगा, या तो ये सब सफिशिएंट कंडीशंस है इनफ टू प्रूव दैट द स्ट्रीट विल बी वेट। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कंजंक्शंस ऑफ नेसेसरी कंडीशंस जब जुड़ेंगी तो हमें सफिशिएंसी की कंडीशन मिलती है, और डिसजंक्शन ऑफ सफिशिएंट कंडीशंस जब हम जोड़ेंगे तो हमें नेसेसिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो है और यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो है एंड। आई होप आप मेरी ये 4 कंडीशन समझ पाए, 2 जो मैंने अभी ये डिस्कस की और लास्ट स्लाइड में मैंने 2 बताई हैं आपको कि एक पर्टिकुलर कंडीशन नेसेसरी भी हो सकती है, सफिशिएंट भी हो सकती है, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकती, या फिर वो आइदर ऑफ देम, मतलब दोनों भी एक साथ भी हो सकती हैं, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों एक साथ हो सकती हैं। ये भी हमने समझा। ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आपके माइंडसेट में हैं तो अब हम ये इस बात पे आ सकते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब हमें ये ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जो दोनों हो सकती हैं, वहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक फंडा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक चीट कोड समझ लीजिए, जिससे आप पहचान सकेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन किसी इफेक्ट को होने के लिए वो नेसेसरी है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि अगर आपको नेसेसरी कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है तो आपको एक सिंपल चीट कोड में दे रहा हूँ दैट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंस। अब इसका क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है दैट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट इज अ सर्कमस्टेंस इन हुज एब्सेंस द इवेंट कैनॉट अकर। यानी कि वो कंडीशन, वो पर्टिकुलर कंडीशन, अगर वो सर्कमस्टेंस वहां पर एब्सेंट है किसी इवेंट के होने के दौरान, तो पर्टिकुलर जो अकरेंस होगा इवेंट का वो हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्लियरली वही ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल दिया है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हमें मिलेगा तो इट वुड बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन टू अकर। ठीक है, यानी कि जब कोई कंडीशन हमसे पूछी जाएगी कि वो नेसेसरी है कि नहीं, तो हम ये अपने आप से पूछेंगे कि क्या उसके एब्सेंस में वो इवेंट हो सकता है। अगर वो इवेंट हो सकता होगा तो वो नेसेसरी नहीं है, और अगर वो इवेंट नहीं हो सकता होगा तो इसका मतलब वो नेसेसरी कंडीशन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी मैंने यहाँ लिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा इट इज नेसेसरी फॉर प्रकाश हु इज अ पर्सन विल डाई इफ वी नो नेसेसरली दैट ऑल पर्सन्स आर मॉर्टल। यानी ये कंडीशन है और एक नेसेसरी कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये पता होगा कि जितने भी पर्सन्स हैं वो मॉर्टल हैं, यानी कि वो मरेंगे कभी ना कभी, ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जो मरेगा नहीं, तो हमें ये कन्फर्मली हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक दिन मरेगा। ठीक है, एक पर्सन है वो और वो भी मरेगा, ये नेसेसरली हम तभी बोल पाएंगे। एक कंडीशन है कि सभी लोग मर जाते हैं। ठीक है, यानी इसके एब्सेंस में अगर मैं कहूँ, एक सवाल पूछूं अपने आप से कि अगर ये चीज़ ना होती तो क्या मैं ये बोल सकता था? अगर हमें एक भी ऐसा इंसान मिल जाता जो मरता ही नहीं है कभी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रकाश विल डाई? नहीं बोल पाऊंगा। इट विल नॉट बी इनफ फॉर मी टू से लाइक दिस। ठीक है, यानी कि इसके एब्सेंस में ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर कंडीशन एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब यहां से और क्लियर करते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द होल नंबर्स ग्रेटर देन द टू बीइंग ऑड इज नेसेसरी टू बीइंग प्राइम। ये मैथमेटिकली एक मैंने चीज प्रूफ करी है, सिंस 2 इज द ओनली होल नंबर दैट इज बोथ इवन एंड प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन है, वो हमें पता चली है क्या है। अगर कोई होल नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, ठीक है, अगर कोई होल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है, बीइंग ऑड इज नेसेसरी टू बीइंग प्राइम। ठीक है, अब इसको आप मैथमेटिकली देख सकते हैं क्लियरली। अब हमें पता है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो इसीलिए होल नंबर जो कि 2 से बड़ा होगा वही ऑड हो सकता है टू बी नेसेसरली प्राइम। ठीक है, अब इसके एब्सेंस में क्या ये चीज हो सकती है? इसके बारे में आप सोच सकते हैं? जी नहीं, इसके एब्सेंस में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ हमें पता है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो इसीलिए होल नंबर जो कि ग्रेटर देन 2 होगा, बीइंग ऑड वुड बी नेसेसरली दैट प्राइम। बिल्कुल। तीसरा देख लें, फॉर इट टू बी ट्रू दैट जॉन इज अ बैचलर इट इज नेसेसरी दैट ही इज अनमैरिड, मेल एंड अडल्ट। ठीक है, अब 3 नेसेसरी कंडीशंस यहाँ पे मैंने बताई हैं कि अगर जॉन अगर बैचलर होगा, अगर इस बात को मैं ट्रू प्रूफ करूं तो जॉन को अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है, पहला ये इंपॉर्टेंट है, और उसको एक एडल्ट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा मेल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा मेल होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा एडल्ट होना बहुत ज़रूरी है, और अनमैरिड होना। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर नहीं होगी तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि जॉन इज अ बैचलर। ठीक है, यानी एब्सेंस में इन तीनों के में से किसी एक के भी एब्सेंट हो जाने के बाद ये पर्टिकुलर कंडीशन को मैं ट्रू नहीं बोल पाऊंगा। तो नेसेसरी कंडीशन जब भी मुझे पता करनी होगी तो मैं हमेशा अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट ये रखूंगा कि अगर उसके एब्सेंस में वो इवेंट नहीं हो सकता, यानी कि वो एक नेसेसरी कंडीशन है। ये एक चीट कोड है जिससे हम पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सफिशिएंट कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा प्रेजेंस से होता है। अगर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के होने पर कोई इवेंट हो रहा हो तो हम उसको सफिशिएंट कंडीशन मानेंगे। ये भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर भी मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज अ सर्कमस्टेंस इन हुज प्रेजेंस द इवेंट मस्ट अकर। अगर उसके प्रेजेंस में इवेंट होगा
इसका मतलब वो एक सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंस आता है। जब हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे तो हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या इसके प्रेजेंस में वो इवेंट हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब इट इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन इवेंट टू बी अकरिंग। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में लिया दैट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। ये तो हमें पता चल चुका है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन टू अकर, ये हमें पता है। बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंबशन टू अकर, ये तो हमें क्लियर समझ में आ चुका था, क्योंकि हमें पता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी कंबशन हो सकता है। नेसेसरी तो है बट इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, ये तो हमें पता ही चल चुका है। बहुत सारी सफिशिएंट कंडीशंस, आप बहुत सारी नेसेसरी कंडीशंस मिला करके एक सफिशिएंट कंडीशन होती है, ये भी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी और एक एग्जांपल में भी क्लियर होती है ये बात। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, जब टेम्परेचर उतना ऑप्टिमम होगा, जितना हाई हो जाएगा जिस पर वो उसमें आग लग सके, तभी आग लगेगी। तो इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर कंबशन टू अकर, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि अगर ऑक्सीजन है और टेम्परेचर नहीं है तो क्या आग लग सकती है? तब भी नहीं लग सकती। तो आप होप समझ सकते हैं कि किसी के प्रेजेंस का होना भी जरूरी है, ठीक है। और अगर वो चीज हो रही है तो इसका मतलब इट इज सफिशिएंट इनफ, ये हम बोल सकते हैं। बहुत सारी नेसेसरी कंडीशंस मिलके आपको एक सफिशिएंट कंडीशन दे देगी, ठीक है। और ये यहां पर भी मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पे भी लिखा है दैट for the occurrence of an event there may be several necessary conditions and all of those necessary conditions must be included in the sufficient condition of that event। मोटा मोटी बहुत सारी necessary conditions मिल करके एक sufficient condition बनेगी, तभी वो event होगा। जैसे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है, तभी मिल करके दोनों वहां पर कंबशन को अकर होने दे सकती हैं, ठीक है। तो सबका नेसेसरी होना जरूरी है और मिल करके दोनों नेसेसरी कंडीशंस एक सफिशिएंट कंडीशन बनाती हैं ताकि कंबशन हो सके। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंस है, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तभी वो एक सफिशिएंट कंडीशन बनेगी ताकि आग लग सके वहां पर। आई होप आप समझ पाए कि नेसेसरी कंडीशन एब्सेंस का कॉन्सेप्ट है और सफिशिएंट कंडीशन एक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी क्लियर कर लेते हैं और कुछ और इंफॉर्मेशन देखेंगे। देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। अब अगर इस बात को मुझे ट्रू प्रूफ करना हो कि आज जो है हफ्ते से लेटर देन वेडनेसडे का दिन है और संडे से पहले का दिन है, ठीक है, तो हम एक सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे यहाँ पर। क्या इस बात को अगर मैं बोल दूं कि टुडे इज फ्राइडे तो ऊपर वाली बात ट्रू हो जाएगी? क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल। अगर आज फ्राइडे है तो हमें पता है कि मैं ऊपर वाली बात बोल सकता हूँ, क्योंकि हम वेडनेसडे के आगे भी जा चुके हैं और संडे से पीछे भी हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलता कि थर्सडे का नाम लेता या सैटरडे का नाम लेता तब भी ये बात ट्रू हो जाती। जी हाँ, वो भी एक सफिशिएंट कंडीशन होती कि मैं ये बात बोल सकता था कि आज का जो दिन है वो वेडनेसडे से आगे है और संडे से पीछे का है। तो इसका मतलब या तो मैं फ्राइडे बोल दूं इट इज अ सफिशिएंट कंडीशन, या तो मैं थर्सडे बोल दूं इट्स अ सफिशिएंट कंडीशन, या फिर मैं सैटरडे बोल दूं दैट वुड बी अ सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव दैट आज का जो दिन है वो वेडनेसडे से आगे का दिन है और संडे से पहले का दिन है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में, यानी अगर आज फ्राइडे है यानी इसके प्रेजेंस में ये मैं बोल सकता हूं कि इट इज सफिशिएंट इनफ टू से दैट टुडे इज अ डे दैट इज लेटर इन द वीक देन वेडनेसडे एंड अर्लियर इन द वीक देन संडे। आई होप आप इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक सफिशिएंट कंडीशन है जिसके प्रेजेंस में ये चीज मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने चीज़ों को बताया है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर लॉजिकल रिलेशनशिप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है P इम्प्लाइज Q। इसका मतलब ये होता है कि P इज सफिशिएंट फॉर Q, ठीक है। और हम पास एक एडिकेट ग्राउंड होता है टू कंक्लूड दैट Q इज ट्रू। अगर P अगर ट्रू होगा तो एक ये एडिकेट ग्राउंड होगा कि Q भी ट्रू होगा, यानी P इज सफिशिएंट फॉर Q हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं P इम्प्लाइज Q के नाम से, ठीक है। ये थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस चीज को बताया है कि अगर P ट्रू होगा तो Q होगा ही होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि P इज सफिशिएंट फॉर Q। पर क्या आप देख सकते हैं एक कंडीशन और भी लिखी है कि अगर P फॉल्स हो जाए तो वी आर नॉट श्योर कि Q फॉल्स होगा या ट्रू होगा, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो इसलिए वो सफिशिएंट नहीं है। हम प्रेजेंस के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, एब्सेंस के कॉन्सेप्ट में हम ये चीज नहीं बोल सकते कि अगर P फॉल्स हो गया तो क्या Q भी फॉल्स होगा, इस बारे में हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, वी आर नॉट श्योर। तो इसीलिए सफिशिएंसी हमेशा
प्रेजेंस में जाएगी, यानी उसके ट्रू होने के बाद ही सामने वाली चीज ट्रू हो पाएगी, यानी इवेंट का ट्रू होना उसके सर्कमस्टेंस के ट्रू होने के से रिलेटेड होगा। वो हमने यहाँ पे देखा भी है। उसके प्रेजेंस में है तो हम बोल सकते हैं, पर उसके एब्सेंस में हम कुछ भी नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक चीज और हम अब डिस्कस करेंगे, और वो ये कि कैसे हम रिलेट करें दोनों चीजों को। अब हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस दोनों को ही पहचानना सीख लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है दैट बीइंग अ मेल इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ ब्रदर, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, while being a male sibling is a necessary and sufficient condition for being a brother। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। हमेशा से एक माइंडसेट हम देखते हैं, जब एक सेंस हमें समझना हो नेसेसरी और सफिशिएंट का, तो अब हमारे पास एक चीट कोड है। मैंने पहला सेंटेंस ये बोला दैट बीइंग अ मेल इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ ब्रदर। अब अगर कोई ब्रदर है, कोई इंसान का अगर ब्रदर है, तो ऑब्वियसली बात है ही इज अ मेल, तभी हम ये बात बोल सकते हैं। तो इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि उसके एब्सेंस में हम ये चीज नहीं बोल पाएंगे। पर क्या ये चीज सफिशिएंट इनफ है? जी नहीं, इट्स नॉट सफिशिएंट इनफ। हाँ, नेसेसरी है, क्योंकि नेसेसरी इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अगर वो मेल नहीं हुआ तो ब्रदर तो वो हो ही नहीं सकता। पर वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसके प्रेजेंस में हम फिर भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? उसका सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है दैट व्हाइल बीइंग अ मेल सिबलिंग। अगर हम बोलते हैं मेल सिबलिंग, तो ये दोनों ही कंडीशंस को मीट करेगा फॉर बीइंग अ ब्रदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने, अगर उसका दूसरा कोई भाई होगा तभी आप सिबलिंग बोलोगे, और वो मेल होगा तभी आप बोलोगे कि वो एक किसी का ब्रदर है। तो ये वो कंडीशन होगी, मेल सिबलिंग बोलना वो कंडीशन होगी जहां पर दोनों ही चीजें नेसेसरी भी हो जाएंगी और सफिशिएंट भी हो जाएंगी, इनफ हो जाएंगी बोलने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर इंसान का ब्रदर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में सिबलिंग की बात नहीं हुई थी, तो इसीलिए हम उसको सफिशिएंट नहीं बोल सकते थे। ठीक है, वहां पर सिबलिंग एब्सेंट था। अगर सिबलिंग भी होता, मेल भी होता, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती टू बीइंग अ ब्रदर। बिल्कुल। अब आप समझ सकते दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। हाँ, नेसेसरी तो है बट इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जब तक आपको किसी के सिबलिंग नहीं होगे तो आप ब्रदर कैसे हो सकते हो? क्या पता आपके दो भाई हो ही ना आप, या एक ब्रदर सिस्टर हो ही ना आप, सिबलिंग हो ही ना एक दूसरे का, सिर्फ आप अकेले एक सिंगल ओनली चाइल्ड हो जाओ, तो क्या आप किसी के भाई हो सकते हो बीइंग अ मेल? जी नहीं। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट कि मेल सिबलिंग होना बोलना वो नेसेसरी और सफिशिएंट होगा टू बीइंग अ ब्रदर। बट अगर आप सिर्फ मेल हो तो आप सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन को प्रूव कर रहे हो, ना कि किसी सफिशिएंट कंडीशन को। और हम सवाल हमेशा यही पूछेंगे कि क्या नेसेसरी के एब्सेंस में वो कंडीशन हो सकती है, और हमेशा सफिशिएंट के केस में क्या उसके प्रेजेंस में वो पर्टिकुलर कंडीशन हो रही है? ये हमेशा अपने आप से पूछेंगे। आई होप आप दोनों के बीच का समझ पा रहे हैं रिलेशनशिप। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पर एक वेन डायग्राम आप देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मैंने कुछ जम्बल किया है चीज़ों को, यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम पर्पल रीजन में हैं तो इट इज़ सफिशिएंट दैट हम ए में हैं। अगर हम पर्पल रीजन में, यहाँ पर पर्पल नहीं दिख रहा होगा, ये ए इंटरसेक्शन भी पर्पल बना है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है। जो ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है उसको आप पर्पल मान के चलेंगे। ठीक है, ये पर्पल एरिया है, और ये तो ऑरेंज दिख ही रहा है, ये ब्लू दिख ही रहा है। अगर हम पर्पल रीजन में हैं तो हम बोल सकते हैं क्लियरली इट इज अ सफिशिएंट कंडीशन। आप ए में तो हैं ही हैं, पर क्या वो नेसेसरी है? क्या वो नेसेसरी कंडीशन है? जी नहीं, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्योंकि अगर आप पर्पल रीजन में हैं तो ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि आप यहां भी तो हो सकते हैं, सॉरी यहां भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्पल रीजन में हो जाना इट इज सफिशिएंट फॉर बीइंग इन ए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये कैसे होगा, ये अब आप सोच सकते हैं। फिर मैंने यहां लिखा है दैट बीइंग इन ए इज नेसेसरी फॉर बीइंग इन द पर्पल रीजन, बट इट इज स्टिल नॉट सफिशिएंट। अब ये कैसे हो सकता है? क्लियरली बीइंग इन ए इज नेसेसरी फॉर बीइंग इन द पर्पल रीजन। ये जब हम बोलते हैं, यानी कि अगर हमें ये कंडीशन को मीट आउट होना है, तो क्या इसके एब्सेंस में ऐसा हो सकता है? क्या इसके एब्सेंस में ऐसा हो सकता है कि अगर मैं पर्पल रीजन में हूं और उसके एब्सेंस में मैं ए में हो जाऊं, मैं बी में भी तो हो सकता हूं। तो इट इज नॉट सफिशिएंट टू से दैट, ये तो है ही है। ठीक है, अगर आप पर्पल रीजन में हैं तो आप
हो सकता है कि ए में भी हूँ, हो सकता है आप बी में भी हूँ, तभी तो हम ये बोलेंगे कि आप जब दोनों के में होंगे तभी आप पर्पल रीजन में होंगे। तो हमें ये एब्सेंस का और प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा देखते हैं, बीइंग इन ए एंड बीइंग इन बी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर बीइंग इन द पर्पल रीजन। अब पिक्चर क्लियर हो रही है कि अब ए और बी दोनों जब नेसेसरी कंडीशन मीट आउट होगी वो सफिशिएंट भी हो जाएगी ताकि आप पर्पल रीजन में हो सके। आप बीच में जो पर्पल रीजन है तभी हो पाएंगे जब आप ए और बी दोनों में नेसेसरली होंगे, तभी वो एक सफिशिएंट कंडीशन बनेगी कि आप एक पर्पल रीजन में हो सकते हैं। ये एक रिडल है, एक तरीके का रिडल है जो आप अपने माइंड से फिर सोच सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे ये रिडल को सॉल्व कर सकते हैं। जो सारी बातें ये सभी ट्रू हैं, ये तीनों की तीनों कंडीशंस बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्लियरली अगर मैं ये बात बोलूं कि n इज नेसेसरी फॉर s, यहां पर मैंने लिखा है एक असर्शन कि n इज नेसेसरी फॉर s, बिल्कुल क्लियरली इक्विवेलेंट हो जाएगा हमेशा। ये ध्यान रखिएगा, s इज सफिशिएंट फॉर n, यानी कि डुअल नेचर होता है। अगर मैं ये बोलूं कि a जो है वो नेसेसरी है b के लिए, तो क्लियरली b जो होगा वो सफिशिएंट होगा हमेशा a के लिए। बस ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको फाइनली याद रखना है कि अगर A जो है वो नेसेसरी है B के लिए, तो B एक सफिशिएंट होगा, एज अ सफिशिएंट कंडीशन होगा A के लिए। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। इट इज एन इक्विवेलेंट असर्शन, और कई सवालों में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर हम ये बोलेंगे कि पर्टिकुलर इवेंट जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है B के लिए, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि B इज सफिशिएंट फॉर A। और ये कैसे होगा ये भी आप अपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ले करके डिस्कस कर सकते हैं अपने माइंडसेट से, और इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर कोई डाउट हो आपको तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चाह रहा था कि नेसेसरी और सफिशिएंट की जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में ला सकूं ताकि आप ये चीज़ क्लियर कर सकें। आई होप कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ डाउट्स हों तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं इंतज़ार करूँगा उनका, ठीक है। इसी के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को मैं ओवर करूँगा आज। मैं मान के चलता हूँ हमेशा कि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।